जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24, जिसमें अभी तक हम लोग सेट नंबर 15 और उसका ही पार्ट 2 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग फिर से एक नए सेट लेकर के आए हैं जो कि सेट नंबर 16 है और पार्ट 1 है। इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसमें पूरा व्याख्या के साथ कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम एस.आर. राव द्वारा 1954 में की गई थी। यह एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां गोदी वादी के होने के संकेत मिले हैं, और वर्तमान में यह साबरमती नदी के पास स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र पर्वत कहाँ आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे आरंभ किया है? तो सारनाथ में आरंभ किया है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिन की यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक करके दांडी पहुंचे थे, तथा वहां नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी से। कौन सा पार्टी से? गदर पार्टी से। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना तथा महासचिव लाला हरदयाल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी। तब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद तथा राजनेता थे। आचार्य कृपलानी का पूरा नाम जीवटराम भगवान दास कृपलानी था। इन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश समाज के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इसी दौरान गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य से किसानों ने वृक्षों की कटाई पर विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली चमोली जिले से सन 1973 में प्रारंभ हुआ और एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफीम युद्ध। अफीम युद्ध। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के दौरान हुई थी और 19वीं सदी के मध्य में चीन और मध्य मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्धों को अफीम युद्ध कहते हैं। प्रथम युद्ध 1839 से 1842 तक चला और दूसरा 1856 से 1860 तक चला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रोवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? गौरवशाली क्रांति हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1688 ईस्वी। 1688 ईस्वी। इंग्लैंड में वर्ष 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई और गौरवशाली क्रांति इंग्लैंड में हुई एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मेरी तृतीय और द्वितीय शासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया था। इसके भागीदार इंग्लैंड, वेल्स, आयरिश, स्कॉटिश समाज और डच सेना थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था। इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारत संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान प्रभाव में आया था और संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 8 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? कौन सा विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन। समवर्ती सूची के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का विषय है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को वर्णित किया गया है और 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार।
संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। इसमें कुल 6 अधिकार दे रखे हैं। भारत नागरिक के मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये 7 मेरा जो है क्या संवैधानिक अधिकार मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 5 साल बाद। कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा और भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। तो ये था मेरा उसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। डैश को देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। किसको देता है? राष्ट्रपति को। भारत संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का कार्य न्यायालयों में सरकार का वकील एवं मुख्य सलाहकार बनना है। वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति, तरकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति सभी चुनाव सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम। नगर निगम। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है कि नगर निगम का महापौर कौन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ईवीएम का मतलब है। ईवीएम का मतलब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में ईवीएम प्रथम बार प्रयोग हुई थी। यह मशीन प्रथम बार केरल में उपयोग हुई थी। यह 1989 में पूरे भारत में प्रयोग में लाई गई। पूरे भारत में कब प्रयोग में लाई गई? 1989 में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी जो भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन खान सर के बुक से लिया हुआ है। बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। 2016 में केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी थी और वर्तमान बाल एवं महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। क्या हो गया? प्लूटो। प्लूटो की सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है,
पहले प्लूटो को सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे काइपर की सबसे बड़ी गोलीय वस्तु माना जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान काफ़ी छोटा है। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में 247.09 वर्ष लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केन्या। कहाँ से होकर गुजरती है? केन्या से। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और पीसिप पीसिप कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल। इस्तांबुल इस्तांबुल दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ियों पर बने हुए हैं और 1874 ईस्वी के भूकंप में इस्तांबुल के ढके हुए बाजार का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। फर फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अल्पाइन वन से। अल्पाइन वन से फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। अल्पाइन वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिसमें हिमालय की ऊंचाई 25 से 35 मीटर तक होती है। इसकी विशेषता छोटे और कम ऊंचे शंकु वृक्ष, केल, देवदार प्रमुख वृक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी सबसे लंबी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह साउथ अमेरिका में है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। अमेजन समुद्र में वैश्विक नदी के निर्वहन का 20% प्रतिनिधित्व करता है। कितना प्रतिशत? 20% प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कौन सहयोग कर रहा है? तो जर्मनी सहयोग कर रहा है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी बर्लिन है। इसकी सीमाएं डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है? रजत क्रांति कहलाता है। रजत क्रांति कहलाता है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन रजत क्रांति कहलाता है। मांस और पोल्ट्री का अधिक उत्पादन गुलाबी क्रांति कहलाता है। उर्वरक के अधिक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज। मोटे अनाज मोटे अनाज बागान फसल नहीं है। जो जई, ज्वार आदि अनाज मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। चाय, कॉफ़ी और काजू महंगी फसलें हैं। ये सब क्या है? महंगी फसल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चावल। कौन सा फसल नहीं है? चावल। चावल एक रबी फसल नहीं है। यह फसल अक्टूबर से मार्च के बीच में
उगाई जाती है। इसके उदाहरण है राई, गेहूँ, चना आदि। यह व्यावसायिक कृषि का ही एक रूप है जहाँ फसलों के लाभ के लिए ही कृषि की जाती है। हमारे देश की कृषि को उच्च उत्पादकता और रोजगार के साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में विशेष योगदान देती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? सर्वोच्च साक्षरता दर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ का है? तो केरल का है, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता दर केरल की है। केरल के बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा का स्थान आता है। केरल 94%, लक्षद्वीप 92.28%, मिजोरम 91.58%, गोवा 88.77%, त्रिपुरा 87.22% है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताएं केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत में केंद्रीय आर्थिक समस्या 1991 में आई थी, जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड से ऋण लेना पड़ा था। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी जो है बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो जीके जीएस से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए फिर एक नए सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।